सर नमस्कार। आवाज़ आ रही क्या हमारी? एक बार मैसेज करके आप बताएं कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। जी जी, गुड मॉर्निंग। जी सर जी। सर डेली कितने लोग आ जाते हैं? कितने लोग ज्वाइन करते हैं सर? मैसेज के द्वारा बताइए आप। जी 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 सर, चालू करें। चलिए सर, थोड़ा सा प्रार्थना के साथ चालू कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल सर। ठीक है सर, हम चालू कर रहे हैं। थोड़ा सा हम लोग प्रार्थना करेंगे। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। सबको हमारा हृदय से स्वागत है जुड़ने के लिए। हम आज की चर्चा आधुनिक युग में योग क्यों ज़रूरी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। उसके पहले मैं रीवा निवासी मध्य प्रदेश का हूँ, जहाँ मैं रीवा में एक संस्था चला रहा हूँ, योग केंद्र। हार्ट फ्रेशनेस योग केंद्र का मैं संचालक हूँ। सर और कुछ लोग ठीक है, चलिए हो गया, हम लोग स्टार्ट करते हैं।
हम थोड़ा आप लोग को रीवा के बारे में बता देता हूँ। रीवा हमारा बहुत ही साहित्यिक रूप से भरा हुआ है ना। हमारे यहाँ हमारे रीवा में राजा महाराजाओं की एक पूरी लिस्ट समाहित है ना। जहाँ अगर इसका साहित्य उठाकर देखा जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम थोड़ा बहुत इसके बारे में बताना चाहते हैं। जैसा कि हमारे रीवा को लैंड ऑफ वाइट टाइगर बोला जाता है, क्योंकि ये हमारी सफ़ेद शेरों की जननी है। जहाँ जिसका नाम सबसे पहले जो सफ़ेद शेर आया था वो हमारे रीवा में ही आया था, जिसका नाम था मोहन। और वह पूरे देश में धीरे धीरे वाइट टाइगर पहुंचने लगा और हमारे देश हमारे रीवा का नाम रोशन किया। और आप लोग जानते ही हैं कि हमारे यहाँ काफ़ी सारे पूरा स्थल भी है जो जी नमस्कार। थोड़ा सा चलिए ठीक हो गया। चलिए, वर्तमान में योग की आवश्यकता क्यों है ना। जैसे पहले हम जानते हैं कि पहले की अपेक्षा जो योग है आज उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। पहले का जो वातावरण था, खान पान था, रहन सहन था, और जो हमारे सभी कुछ आज की अपेक्षा बहुत ही प्राकृतिक हुआ करता था। परंतु आज जो है दूषित वातावरण, पर्यावरण प्रदूषित, जैसे जो फास्ट फूड, डिब्बा बंद जो हम भोज्य पदार्थ करते हैं, तो इसका जो विटामिन हो गया, प्रोटीन रहित खान पान, बदलता परिवेश, इसके कारण जो हमारे शरीर में विकृत मानसिकता उत्पन्न होती है, इन सभी ने हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। जैसे कि आज के जो वैज्ञानिक हैं, जहाँ कई सुविधा प्रदान करते हैं, वहीं उनके विपरीत प्रभावों ने हमारे स्वास्थ्य को नकारात्मक प्रदान की है। जैसे कि इन सभी बात के कारण जो आज योग शिक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि योग द्वारा हम मात्र वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं, आने वाली पीढ़ी को भी सही सोच एवं सच्चा मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे योग क्या करता है ना, क्यों ज़रूरी है। यह बता पाना मुश्किल है कि योग क्या क्या करता है, इसकी कितनी उपलब्धियां हैं, इसको हम कितने शब्दों में बताएं, ये हम है ना बहुत ही नामुमकिन है। क्योंकि योग की परिभाषा इतनी अनंत है कि उसका पूरा डिफिनीशन देना वो किसी के लिए संभव नहीं है। तो यह तो इसका प्रयोग करने पर ही मालूम हो सकता है कि व्यक्ति उस पर उतरे, योग में अपनाए और करे। वो केवल उसी व्यक्ति को मालूम हो सकता है कि योग करने से उसको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फिर भी हमने कुछ शब्दों में इन बातों को प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि योग साधना के मार्ग पर जो प्रवृत्त होने पर जो हमारे उदर प्रदेश है, उदर प्रदेश के जैसे रोग हो गए, अपचय हो गई, अरुचि हो गई, हमारे जो खान पान का जैसे कब्ज, गैस, खट्टी डकार आदि में जो लाभ मिलता है ना। तो योग में बताए आहार से जो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम है ना, और मधुमेह हो गया, हृदय रोग हो गई, जैसे घातक बीमारियों से बचा सकता है। शांति एवं संतोष की भावना हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से
जीवन में समाहित हो सकती है। है ना। योग से हमें छल कपट, झूठ, चोरी एवं चरित्रहीनता से साधक दूर ही रहता है, जिस कारण व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों स्तरों पर नैतिकता का विकास होता है। तो हम ये समझे कि योग हमें क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं करता है, इसको जानना बेहद ही आवश्यक है ना। तो योग में हमें शरीर संपन्नता के साथ साथ मानसिक शक्ति भी प्रदान करता है, जिससे मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। योग निद्रा ध्यान के द्वारा हम अपनी हमारी मानसिक जो स्मृति क्षमता है उसको हम बढ़ा सकते हैं। योग हमारी कार्य क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि योग के द्वारा हमारे शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता का किस प्रकार विकास होता है ना, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि शारीरिक योग आसन हमें आसन से क्या मिलता है। आसन से हमारे रोग विकार जितने होते हैं वो तो धीरे धीरे सब दूर होते जाते हैं, परंतु आसनों से हमें जो डीप ब्रीथिंग लेने की क्षमता है वो बढ़ती है ना। हम अपने सांसों को लंबी गहराई क्षमता के अनुसार सांस ले सकते हैं। तो जितना आप आसनों में होल्डिंग करते हैं, आसन में जितना आप होल्डिंग करते जाएंगे, आपकी क्षमता जो प्राणी शक्ति है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती जाएगी। और जिससे हम जब प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर जो नाड़ियों का शोधन होता है वो धीरे धीरे आपकी नाड़ियाँ शुद्ध होती जाएगी और आपके अंदर रोग विराग धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे। जैसे कि हम बात करें कि योग क्या है, YOGA है ना। योग YOGO, योग मतलब अर्थात एल्ड, ऑब्टेन, गिव अप और अटेंस है ना। एल्ड मतलब जो होते हैं प्राप्त, अर्थात हम योग से क्या प्राप्त करते हैं। तो योग से व्यक्ति को कौन कौन से परिणाम प्रदान होते हैं और तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि सांसों के नियंत्रण को शारीरिक रूप से पुष्ट करता है और ध्यान मानसिकता स्थिरता प्रदान करती है ना। संवेगात्मक संतुलन बनाने में सहायक होता है। सुख दुख में मान अपमान की चिंता नहीं रह जाती है। जैसे कि मनोवैज्ञानिक रूप से अच्छा महसूस करना, जीवन प्रसन्नचित्त होना, समाज के साथ अच्छे से जुड़ना, कल्याणकारी कार्यों के साथ संतुष्टि का आभास होता है। सभी शाश्वत मूल्य जैसे कि सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा और हमारे जीवन को सदैव सुखमय बनाते हैं। इन्हीं के पालन से आध्यात्मिकता को महसूस किया जाता है। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि अभी हमने ईल्ड की बात की और अब ऑप्टेन की बात करता हूँ। जैसे कि योग से व्यक्ति को कौन कौन सी नई उपलब्धियाँ मिलती है ना। योग से व्यक्ति को कौन कौन सी नई उपलब्धियाँ मिलती है। इसके द्वारा उद्देश्यपूर्ण जीवन का निर्माण होता है तथा जीवन की जो दिशा है उसको निर्धारण करता है।
इसके द्वारा व्यक्ति में जागृत चेतनता, सजगता बनी रहती है, जिससे उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों, विचारों आदि की जानकारी होती है। वह एक ऐसा जागृत व्यक्ति सैद्धांतिक और अच्छे इंसान की तरह जीता है, जिससे व्यक्ति गहन ध्यान के माध्यम से एकाग्रचित होता है तथा यह सर्वशक्तिमान के समक्ष स्वयं को समर्पित करके जो क्या कहते हैं उसको अहम का परित्याग करता है ना। इससे व्यक्ति में व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध तरीके से काम करने की प्रवृत्ति प्रदान होती है, जो व्यक्ति में सकारात्मकता और रचनात्मकता तथा विरक्ति का भाव पैदा होता है। तो हमने जाना कि ये जो ऑप्टेंस अर्थात योग से व्यक्ति को कौन कौन सी नई उपलब्धियां प्राप्त करता है या प्राप्त होती है ना। अब हम बात करेंगे गिव अप अर्थात कि योग से हम क्या क्या छोड़ सकते हैं। तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे व्यक्ति में जो बुरी आदतें होती है, गलत प्रवृत्तियां होती है और जो मादक पदार्थ अर्थात जो मादक पदार्थ का सेवन करता है और विखंडित व्यक्तियों के कारण उत्पन्न समस्याएं जो होती हैं, जो भी उसे नुकसान पहुंचाते हैं वह उन सभी को छोड़ देता है। उन जो उसकी नकारात्मक एवं जो विनाशकारी सोच होती है धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और वह अपने बारे में जिसको हम सम्यक ज्ञान कहते हैं उसको धीरे धीरे उस सम्यक ज्ञान का उदय होने लगता है। सांसारिक पदार्थों में जो आसक्ति होता है, धन मान सम्मान की इच्छा, आवश्यकताओं की पूर्ति की चिंता आदि में धीरे धीरे जो भी जो सांसारिक जो मोह होता है तो वो धीरे धीरे उसके अंदर स्थिरता प्रदान होती है ना। मतलब हम जो इसके बारे में बात करते हैं कि योग से व्यक्ति क्या क्या गिव अप कर सकता है, और जैसे कि जिनके स्वयं का अहित न हो और समाज का परिवेश जो बिगड़ता है वह छोड़ देता है, जिससे योग करने से मन की जो निर्मलता है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। हम बात करेंगे जैसे अटेंस क्या होता है, BIOGA है ना। अब हम लास्ट वाले जो ए का अर्थ होता है अटेंस है ना। योग से व्यक्ति देता है क्या प्राप्त करता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। योग से व्यक्ति सर्वांगी स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, शरीर पुष्ट होता है, मन शांत रहता है, सभी ओर से खुशियां मिलती है और अध्यात्म की प्राप्ति होती है। जीवन में कौशल का विकास होता है, जीवन गुणात्मक बनता है, अच्छे इंसान की गुणों का जन्म होता है, सर्वत्र श्रेष्ठता की दिखाई होती है, हर परिवेश में वह ढलता जाता है ना। वह व्यक्ति जीवन में लय एवं रसपूर्ण आनंद में जीता है, संपूर्णता की कामना होती है और जीवन प्रेम से परिपूर्ण होता है, चित्त प्रसन्न रहता है, हर प्राणी में जीवन दिखाई देता है, जीवन जीने का आनंद आता है, जैसे भावनाओं का आदान प्रदान होता है ना। ये सब बातें हमने योगा BIOGA के तहत हमने की है। अब
हम ये देखेंगे कि योग का जो हमारे जीने की जो कला सिखाता है, योग द्वारा जीने की जो हमारे अंदर कला उत्पन्न होती है, उसको हमें किस प्रकार समझने की कोशिश करें आप, है ना। तो जैसे कि लोगों ने योग का अर्थ केवल जहाँ तक है व्यायाम, योगासन, प्राणायाम और शारीरिक क्रियाओं को ही समझ कर रखा है। लेकिन अगर हम योग को गहराई से समझ सकते हैं और उसका वास्तविक अर्थ निकाल सकते हैं, तो हम इसे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बना लेते हैं। लेकिन योग से हम मात्र शारीरिक, मानसिक व भौतिक उच्चता ही प्रदान नहीं करते, वरन अपने जीवन की राह को सुखी और समृद्ध कर पूरे परिवार को जैसे कि संपूर्ण लक्ष्य दे सकते हैं, है ना। और आध्यात्मिक के चरम शिखर को भी छू सकते हैं। तो हमें जो योग है वो किस प्रकार हमें कला सिखाता है, तो इसके बारे में हमने थोड़ा कुछ जाना। जैसा कि जब भी कोई योग शिविर लगाता है तो सभी शिविर वासियाँ जो वहाँ रहते हैं, तो योग के साथ साथ उनके जीवन के उत्थान के लिए भी प्रेरित करता है ना। अपने तो जो भी शिविरवासियों के साथ साथ उनके जीवन के उत्थान को भी मतलब प्रेरित करता है। अपने वक्तव्य में जो इंसान योग के साथ साथ जीने की कला भी सीखता है, वह साधक इसे आत्मसात कर सकते हैं, है ना। यह एक नियम है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, शरीर में वैसा ही घटित होता है। उदाहरण के तौर पर जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे ही हमें क्रोध आता है, हमारे हाव भाव वैसे ही होने लगते हैं, भौहें तन जाती है, रक्त संचार बढ़ जाता है और मांसपेशियां खिंच जाती है। शरीर में एकत्रित ऊर्जा अनावश्यक रूप से नष्ट हो जाती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ जाता है। हमारे आसपास का जो परिवेश है उसका जो वातावरण की जैसे कि वातावरण भी खराब होने का जो खराब होता है, तो हमारी छवि बिगड़ जाती है और नकारात्मक का प्रवेश हमारे शरीर में पड़ता है। शरीर में एक प्रकार की जैसा कि विष का निर्माण होता है, नुकसानदायक होता है। हमारे क्रोध करते रहने से जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे शरीर जल्द ही कमज़ोर हो जाता है और आसानी से रोगग्रस्त होने लगता है। अब हम बात करेंगे कि जैसा कि इसके वैज्ञानिक कारणों की, है ना।
अब हम कि योग में जो हमारे वैज्ञानिक कारण होते हैं वो किस प्रकार हमें फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे कि जो योग में जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं और स्थूल व्यायाम होते हैं, है ना, वायु निरोधक और शक्तिबंधी जो हमारी क्रियाएं होती हैं, तो इसके समय जैसे सुबह के समय शरीर में जब कड़ापन होता है तो हमारा शरीर उच्च अभ्यास के लिए एकदम तैयार नहीं रहता है। हल्के व्यायाम करने से अंगों और उपाय हमारे अंगों में लचीलापन आता है। और जैसे कि जो हमारे संधि संस्थान अर्थात रहते हैं तो पूरे शरीर के जोड़ हल्के व्यायाम करने से खुल जाते हैं, रक्त संचार बढ़ता है और आगे के योग आसन के लिए तैयार हो जाता है। पूरे शरीर में जो हमारे योग आसन करने से पूरे शरीर में जो हमारी तीव्रता आती है और शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, तो ये जो हमारे शरीर के संधि संस्थान जो खुल जाते हैं उनके कारण उनमें फंसी हुई वायु रक्त संचार की तीव्रता के कारण वहीं से निकल जाती हैं। पूरे शरीर को एक प्रकार की नई ताजगी चेतनता प्रदान होती है। मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह तीव्र होने से नई ताजगी चेतनता प्राप्त होती है। इस प्रकार हमारे पैरों के अंगूठे से लेकर टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब, उपस्थ, कमर, उदर, पीठ, मेरुदंड, फेफड़े, है ना, हाथ, पैर, अंगुलियां, कोहनी, ग्रीवा, आँख, सिर, जो हमारे पाचन संस्थान होते हैं, इन सभी अंगों के भाग क्रियाशील होने लगते हैं। तो उनके जो विकार दोष होते हैं दूर होकर हमें निरोगी काया प्रदान करते हैं। ठीक है। अब हम जैसे कि हम जो भी आसन करते हैं, जैसे पद्मासन एवं जो ध्यान संबंधित आसन करते हैं, और जैसे कि जो ब्रज आसन में बैठकर आसन किए जाने वाले, खड़े होकर आसन किए जाने वाले और पीछे की ओर झुककर किए जाने वाले आसन, आगे की ओर झुककर किए जाने वाले आसन, इन सब आसनों में हमें क्या क्या फ़ायदा होता है, इन सब आसनों को हम थोड़ा सा समझते हैं, है ना। जैसे कि आज की जो समस्या है कि आज के वर्तमान परिवेश के अनुसार हर घर में 3 से 4 पेशेंट अवश्य निकलते हैं, है ना। तो आज योग हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो किस प्रकार करना चाहिए, जैसे कि किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है ना, डायबिटीज है, ठीक, किडनी पेशेंट है, लीवर पेशेंट है, कब्ज है, तो इन सब के बारे में आपको, इन सब रोगियों को आप किस प्रकार आसन कराएंगे और किस प्रकार आसन नहीं कराएंगे, इसका ध्यान रखना बहुत ही बेहद आवश्यक है। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर अगर जो कोई मरीज है उसको आप आसन करवाएंगे तो कौन से आसन करवाना है, उसको कितना होल्डिंग करवाना है, कितना नहीं करवाना है, ये आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है ना। क्योंकि जब वो कोई हाई ब्लड प्रेशर वाला मरीज होता है तो वो जब जैसे कि समझिए उत्तान पादर्शन करके होल्डिंग कर लिया 30 सेकंड तक, अगर जो उसकी क्षमता नहीं है सांस को लगातार ब्रीथिंग करने की, है ना, कि वो लगातार ब्रीथ करते रहे, तो उसमें जो अंदर से जो हार्ट बीट है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी, है ना। वो लंबी गहरी सांस ना लेकर वो जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा और उसकी क्षमता और
बढ़ने की वजह कम होती हैं। तो हर आसनों में हर पेशेंट को कौन से आसन करवाना है ना, वह प्राणायाम के द्वारा ठीक हो सकता है या आसनों के द्वारा ठीक हो सकता है, इसका ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक है। तो जैसे अस्थमा का पेशेंट है ना, जो भी व्यक्ति अस्थमा का पेशेंट है उस पे आप ये कमांड बनाए कि इस व्यक्ति को कौन कौन से आसन लाभदायक है, कौन कौन से उसके लिए नुकसानदायक है ना। तो मतलब आप प्रॉफिट और प्रिकॉशंस के बारे में अच्छे से ध्यान रखें, इसकी आप एक पूरी लिस्ट बनाएं और फिर उसके बाद ही उस व्यक्ति को आसन करने के लिए बोले, है ना। जैसे कि हमें आसनों के माध्यम से क्या मिलता है, कोई मैसेज करके बता सकता है कि हम आसन क्यों करते हैं। आसनों के माध्यम से हमें क्या क्या उपलब्धियां मिलती हैं। जैसे कि समझिए आप लोग कि जैसे हम आसन किसी व्यक्ति को एक आसन करवाते हैं और आसन करवाते समय जब भी हम व्यक्ति को होल्डिंग करवाते हैं तो उसकी अंदर जो ऑक्सीजन लेवल आसन करते समय थोड़ा सा कम होता है, और जैसे ही वो आसन के बाद आता है वापस होल्डिंग करने के बाद, तो उसकी शरीर ऑटोमेटिक ऑक्सीजन की डिमांड करती है, तो वो लंबी गहरी श्वास को अंदर खींचता है। जैसे वो लंबी गहरी श्वास को अंदर खींचता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल डीप ब्रीथिंग बढ़ती है। तो धीरे धीरे वह व्यक्ति जब होल्डिंग करना चालू कर देता है तो उसकी सांस लेने की जो गहराई है वो बढ़ती है ना। जब इंसान की आसनों के माध्यम से सांस लेने की गहराई डीप ब्रीथिंग बढ़ती जाती है तो वह प्राणायाम बेहतर तरीके से कर सकता है। और वह फिर प्राणायाम में जो हम जिसको कुंभक कहते हैं, है ना, रेचक, पूरक रेचक कुंभक, तो वह व्यक्ति पूरक, कुंभक और रेचक अच्छे से कर सकता है। क्योंकि जब तक डीप ब्रीथिंग लेने की क्षमता किसी व्यक्ति को नहीं होती है तब तक वह प्राणायाम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है। क्योंकि वो देखिए आज का जो प्राणायाम है ना, सांस लिया छोड़ दिया, सांस लिया छोड़ दिया, ये कोई प्राणायाम नहीं है। सांस है ना, प्राणायाम वही है कि जब तक आप लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस नहीं छोड़ेंगे तब तक उस प्राणायाम का कोई मतलब नहीं है। ऐसे नॉर्मली तो हम लगातार कंटिन्यू प्राणायाम करते रहते हैं, जैसे कि अभी भी हमारी सांस चल रही है, लेकिन हमें इसका उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता है जितनी हमें प्राणायाम में मिलनी चाहिए। जैसे कि एक बीमार व्यक्ति में उसको 1 मिनट में अगर जो देखा जाए कि वह कितने ml ऑक्सीजन ग्रहण करता है। जैसे कि जो अस्थमा पेशेंट है या फिर कोई ऐसी बीमारियों, असाध्य बीमारियों से ग्रसित है, तो ऐसा देखा गया है कि जो उनका ऑक्सीजन लेवल है 1 मिनट में करीब 500 से 600 ml ही ले पाता है। और जो एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति है लेकिन प्राणायाम योगासन नहीं करता है तो वह 1 मिनट में 1000 से 1200 ml के ही आसपास ऑक्सीजन ग्रहण करता है। लेकिन जो व्यक्ति योगासन और प्राणायाम रेगुलर करता है तो रिसर्च में भी ऐसा पाया गया है कि लगातार कंटिन्यू करने से वह व्यक्ति 1 मिनट में कम से कम 2000 से 2500 ml की
ऑक्सीजन लेवल प्रति मिनट ग्रहण करता है ना। यानी अगर जो कोई भी व्यक्ति असाध्य रूप से बीमारियों से ग्रसित है तो वह जल्दी जल्दी सांस लेगा, है ना। लेकिन अगर जो एक स्वस्थ व्यक्ति है और जागृत व्यक्ति है ना, अगर वो अपनी पूर्ण रूप से चेतनता में रहता है तो वह लंबी गहरी डीप ब्रीथिंग लेगा। यानी और लंबी गहरी डीप ब्रीथिंग जब लेगा तो वह 1 मिनट में कम से कम बार सांसों को लेगा। यानी कि अगर जो एक अच्छा जो प्राणायाम करता है तो वह 5 से 10 बार ही सामान्य रूप से सांस लेता है। और जो व्यक्ति 10 बार के मतलब 10 टाइम्स श्वास को डीप ब्रीथिंग लेते हुए करता है तो वह पूर्ण रूप से जागृत अवस्था और चेतनता में रहता है, और उसके अंदर जो नाड़ियों में विकार उत्पन्न होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो आप जैसे ही लगातार प्राणायाम कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपकी सांस लेने की गहराई बढ़ती जाएगी और आपकी क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। इसीलिए आज के युग में योगासन प्राणायाम करना बेहद ही आवश्यक है। तो अब बात करते हैं कि जैसे कि आज के डेट में जो थेरेपी दी जाती है ना, किसी भी व्यक्ति को कि अलग अलग रूप से थेरेपी, जैसे कि जो सर्वाइकल पेशेंट है ना, किसी को लंबर में तकलीफ़ है, कमर में तकलीफ़ है, और कहीं भी ऐसी जगह जो दर्द है, तो आज के जो योगी व्यक्ति हैं है ना, उनको करते करते ऐसे अनुभव हो जाते हैं कि ये आसन करने से इस व्यक्ति को यहाँ दबाव खिंचाव और ट्विस्टिंग वाले अगर जो आसन उसको हम करवाते हैं तो उसके शरीर में पूर्ण रूप से इफ़ेक्ट पड़ता है। तो धीरे धीरे वह व्यक्ति के जो रोग उत्पन्न होते हैं, जहाँ दर्द उसको जहाँ दर्द फील होता है तो वह कुछ ही दिनों में वहाँ दर्द उसके समाप्त होने लगते हैं। जैसे जो साइटिका पेशेंट होते हैं है ना, कमर के पेशेंट होते हैं, तो उनको ऐसे आसन आप करवाएं कि उनका दर्द में तुरंत रिलीफ है। तो योग आसनों में ऐसे बहुत सारे आसन हैं जहाँ व्यक्ति को तुरंत आराम मिल सकता है। तो यह आपके खुद के अनुभवों से या फिर जो एक्सपीरियंस वाले योगा टीचर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होता है कि इस व्यक्ति को कौन कौन से आसन करवाए जाए कि यह व्यक्ति इस पीड़ा से निदान प्राप्त कर ले। तो आप ये तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप लगातार आसन करते जाएंगे, प्राणायाम करते जाएंगे, उसके माध्यमों से आपको स्वयं अनुभव होते जाएगा, और इस अनुभव को आप दूसरों पर है ना, दूसरों पर वही आसन के माध्यम से दूसरों की बीमारी ठीक कर सकते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं जैसे कि अब ध्यान की, है ना। तो जैसे व्यक्ति आसन और प्राणायाम करता जाएगा तो उसके अंदर जो असाध्य बीमारियां हैं धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी, और जब उसका मन धीरे धीरे प्राणायाम के माध्यम से स्थिरता और कोमलता अंदर शरीर में बनती जाएगी तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिक ध्यान की भावना पैदा होने लगती है। जब शरीर आसनों के माध्यम से शिथिलता प्रदान करता है तो शरीर में
हमारी शरीर ऑटोमेटिक डिमांड करती है कि हमें ध्यान की आवश्यकता कितनी ज़्यादा है ना। तो वह ऑटोमेटिक ध्यान में वो घंटों बैठ सकता है। जैसे ही उसको किसी एक आसन का अभ्यास, जैसे कि सुख आसन में बैठता है और शरीर को शिथिल अवस्था में छोड़ देता है, तो वह ऑटोमेटिक कई घंटों तक ध्यान में जा सकता है, जिससे आपकी जो चेतनता का विकास है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्योंकि कोई भी इंसान बिना ध्यान के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। जो भी व्यक्ति जितना ध्यान करेगा, वह उसकी ज्ञान की पराकाष्ठा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, है ना। इसलिए अब हम बस बात यही कर रहे हैं कि आप लोग सभी योग करें, निरोग रहें, और जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि बहुत कुछ नहीं किया तो कुछ तो किया, और कुछ भी नहीं किया तो अभी अस्वस्थ तो नहीं हुए, और अस्वस्थ भी हुए तो अभी मृत्यु तो नहीं आई, और मृत्यु भी आई तो अभी मरे तो नहीं। लेकिन जब तक हम मृत्यु की शैया में न लेट जाएं, तब तक हमें सीखने का प्रयास हमेशा करना चाहिए, है ना। जब जागो तभी सवेरा होता है। इसलिए हमें आसन और प्राणायाम हमें अपने जीवन का एक ऐसा हिस्सा बनाना चाहिए, जहाँ जैसे कि हम रोज़ खाना खाना नहीं भूलते, सोना नहीं भूलते, उसी प्रकार आसन और प्राणायाम और ध्यान करना हम प्रतिदिन ना भूलें। ठीक है। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।